स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएड क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम लोग F6 को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ईयर से हमारा F6 आ चुका है और F6 के ऊपर पहला क्लास आ गया है जिसे आप लोगों ने देखा होगा, और यदि नहीं देखा तो वॉच कर लेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे और आगे के यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये आपका 50 अंकों का पेपर होता है, जिसमें 35 मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम से होते हैं और 15 मार्क जो है वो असाइनमेंट के द्वारा आपको दिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डीएलएड के लिए भी एक नया ग्रुप बना दिया गया है, तो जितने भी नए कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, वो लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे इकाई में। और पहले इकाई से हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। आज के इस क्लास में हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार से उनका समायोजन किया जाना है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें दिव्यांगजन बच्चे कहा जाता है। इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है, जैसे CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। दूसरा है PWD पर्सन विथ डिजेबिलिटी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जॉब के फॉर्म जब भरे जाते हैं तो उसमें एक कॉलम रहता है PWD का, या फिर PH का रहता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का रहता है। तो जितने भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी होते हैं उनको इस कॉलम में सारी जानकारी फुलफिल करनी होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े हुए, दिव्यांगजन बच्चों से जुड़े हुए, और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, निःशक्त जन अधिनियम 1995 में 7 प्रकार की कुल विकलांगता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 7 प्रकार की विकलांगता बतलाई गई निःशक्त जन अधिनियम 1995 में। और ये है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता का मतलब पूरी तरह से ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, अंधे व्यक्ति की संज्ञा इसमें दी जाती है। दूसरा है अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, बचपन से ही जिनमें इस तरह की डिजेबिलिटी होती है उन्हें अल्प दृष्टि वाले बच्चे कहते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया बनाया गया, कुष्ठ रोग मुक्त। अगर किन्हीं को कुष्ठ रोग हो गया और उससे वे ठीक हो गए तो ऐसे व्यक्ति भी दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है श्रवण क्षतिग्रस्तता, यानी कि श्रवण बाधिता, सुनने में जो अक्षम होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बधिर व्यक्ति कहते हैं। इसके बाद 5वां प्रकार है गामक अक्षमता। गामक अक्षमता का मतलब अगर कोई पैर या फिर हाथ से विकलांग है तो उन्हें गामक अक्षमता के अंतर्गत रखा जाता था। इसके बाद है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता के कई कारण हैं, जैसे हम लोग आगे अलग अलग प्रकार बनाए गए, इसको और ज़्यादा एलाबोरेट किया गया तो उसमें हम लोग समझेंगे। मानसिक मंदता यानी कि मानसिक रूप से चीज़ों को समझने में असमर्थ व्यक्ति। उसके बाद है मानसिक रुग्णता, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, है ना, जिसे हम लोग पागल की संज्ञा देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और एक और देखेंगे कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में 4 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया गया है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बहुनिश्चक्तता। ये 4 प्रकार राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में बतलाए गए। इसके बाद आपके 14 दिसंबर 2016 को दिव्यांगता अधिकार विधेयक पारित हुआ लोकसभा के अंदर, जिसके अनुसार निःशक्त जन अधिनियम 1995 की 7 प्रकार की बाधाओं को 21 प्रकारों में विस्तारित किया गया। ठीक है, 7 को बढ़ा करके 21 किया गया, और इसके अंदर कुछ नए प्रकार के दिव्यांगता को जोड़ा गया। विशेष रूप से इसमें ड्वार्फनेस यानी कि बौनापन को ऐड किया गया था, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी की थी। तो यहाँ पे देखिए, कुछ जो 21 प्रकार हैं उनमें से टोटल को आपको समझ लेना है कि कौन कौन से 21 प्रकार हैं, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रकार होंगे उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इनकी पहचान कैसे करेंगे, शिक्षा में इनका समावेशन कैसे किया जाएगा, बस उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है पूर्ण दृष्टिहीन, यानी टोटल ब्लाइंडनेस। जो बच्चे जन्म से ही अंधे हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, पूर्ण दृष्टिहीन। इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, और इनकी पढ़ाई के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, कैसे इन्हें
शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है अल्प दृष्टि बाधित, लो विजन इसको कहा जाता है, यानी कि पूरी तरह से दिखाई ना पड़ना और इनकी आंखों में कुछ टेढ़ापन हो सकता है और इनकी आंखों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये दूर से देख नहीं पाते हैं, बहुत नज़दीक ला कर के चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये अल्प दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं। तीसरा कुष्ठ रोग मुक्त है, हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली, लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन इनको कहा जाता है। इसके बाद श्रवण बाधित है, तो श्रवण बाधित में दो प्रकार यहाँ बनाए गए, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। डीफ का मतलब हो गया पूरी तरह से बधिर व्यक्ति जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, और हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब उन्हें सुनाई पड़ता है लेकिन कम सुनाई पड़ता है, ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग। तो ये चौथा प्रकार हो गया। पांचवा प्रकार है अस्थि बाधित। अस्थि बाधित लोकोमोटर डिजेबिलिटी, हाथ या पैर से जो दिव्यांग होते हैं उन्हें अस्थि बाधित व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद बौनापन, ड्वार्फिज्म, जो नाटे कद के हो जाते हैं, सामान्य लंबाई भी नहीं पूरा कर पाते हैं, 3-4 फीट के अंतर्गत जिनकी लंबाई होती है, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता का मतलब हो गया कि उनका संज्ञानात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, उनकी उम्र तो बढ़ते चली जाती है लेकिन मानसिक विकास उनका अवरुद्ध रह जाता है, बुद्धि उनकी बच्चों वाली रह जाती है। इसके बाद है मानसिक रुग्णता, मेंटली इलनेस, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, पागल की श्रेणी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें आते हैं। इसके बाद है स्वलीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्वलीनता का मतलब होता है अपने आप में ही लीन रहना, और ये भी एक प्रकार का पागलपन ही है, केवल अपने आप में ही व्यक्ति रहता है, अपने आप से ही बातें करता है, वो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता है, तो इस प्रकार की बीमारी को स्वलीनता कहते हैं। इसके बाद है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी इसको कहते हैं। हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और ये ज़्यादातर गर्भावस्था के दौरान ही होता है, इसकी जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिला है, तो 95% ऐसे बच्चे गर्भावस्था से ही इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। 5% बीमारियों को जो है वो जन्म के बाद उनको हुआ है, तो ये ज़्यादातर गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी। और इस बीमारी में व्यक्ति का जो शरीर पर कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वे अपने शरीर के अंगों का चालन सही ढंग से नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, और उनके मुंह से लार टपकता रहता है। ये सारी चीज़ें पहचान के लिए होती हैं। इसके बाद है पेशीय दुर्बलता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि जो उनकी पेशी होती हैं वो सामान्य रूप से मजबूत नहीं होती हैं, और सामान्य रूप से उनकी पेशियों में दुर्बलता पाई जाती है, काफ़ी कमज़ोर पेशियाँ होती हैं, और वे अपने शरीर को, उनका जो शारीरिक ढांचा होता है वो सामान्य नहीं हो पाता है। इसके बाद 12वां है दीर्घकालिक तंत्रिका तंत्र की स्थिति, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, और ऐसे व्यक्ति को कुछ महसूस नहीं होता, उनकी तंत्रिका तंत्र में खराबी होती है, जिस वजह से उन्हें स्पर्श का अनुभव नहीं हो पाता है। इसके बाद है 13वां विशिष्ट अधिगम अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग यानी कि अधिगम की भावना, जो अधिगम का विकास नहीं हो पाता है, तो इनको विशिष्ट अधिगम अक्षमता के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद होता है बहुविध उत्तक दृढ़न, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसके बाद है 15वां मूक बाधित वाणी से, यानी मूक बाधित स्पीच एंड लैंग्वेज, इसको हम लोग मूक बधिर व्यक्ति की श्रेणी में भी रखते हैं। इसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे भी दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में ही आते हैं। हीमोफीलिया, यह भी एक बीमारी है जो दिव्यांगता की श्रेणी में ही आता है। सिकल सेल रोग, इसमें भी जो सेल है, कोशिका है, उसका जो आकार है वो हंसुआ की तरह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल पड़ा है, तो यह भी एक प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके बाद है बहुविकलांगता, मल्टीपल डिजेबिलिटी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें बहुविकलांगता देखने को मिलता है, मूक बधिर भी हैं, अंधे भी हैं, तो वो बहुविकलांगता की श्रेणी में आ जाएंगे। हाथ से भी दिव्यांग है, पैर से भी दिव्यांग है, तो वे भी बहुविकलांगता की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद है अम्ल आक्रमित व्यक्ति, एसिड अटैक विक्टिम, जिनके ऊपर एसिड अटैक किया जाता है, और इसमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं
जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो उन्हें भी दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस में व्यक्ति जो है भूलने की बीमारी उसमें हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाता है, पार्किंसंस इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से 21 बीमारियों को यहाँ पे दिखाया गया जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। आइए हम बढ़ेंगे कि कैसे हमें इनका पहचान करना है, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, और जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहती है कि किस प्रकार से हम उन्हें कक्षा के अंदर पढ़ाएंगे, तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझेंगे दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में, और दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे कैसे होते हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जो मोटे छापे अथवा बड़े छापे की पठन सामग्री अथवा पुस्तकों को पढ़ने के योग्य होते हैं। ऐसे बच्चों के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनती है उनकी तीव्रता कम होती है, जिस वजह से उन्हें देखने में परेशानी होती है। वे दूर से चीज़ों को सामान्य रूप से नहीं देख पाते हैं। सामान्य बच्चे यदि 70 फीट से किसी वस्तु को देख पा सकते हैं, तो दृष्टि अक्षम बच्चे केवल 20 फीट की दूरी से ही देख पाएंगे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, और इसीलिए इन्हें दृष्टिबाधित की श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के अनुसार ये बच्चे चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए इनको कैसे पहचानेंगे हम कक्षा के अंदर। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, तो इसकी पहचान कैसे होगी, हम उसका अवलोकन करके इसका पहचान कर लेंगे। तो देखिए इसमें पहचानने के तरीके क्या हैं। सबसे पहला कि ये बच्चे अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं। इनमें जो सिर दर्द लगातार बना रहता है और आंखें बंद कर लेते हैं। बच्चे बार बार पलकें झपकते रहते हैं, और साथ ही ये श्यामपट्ट पर लिखी चीज़ों को लिखते समय बगल में बैठे अपने साथी से जोर जोर से पढ़ने के लिए कहते हैं कि अरे यार तुम बोलो तो यहाँ पर देख देख करके क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चे को हम पहचान सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आँख के पास ला करके पढ़ते हैं। ठीक है, दूर से इन्हें दिखाई देने में काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए चीज़ों को पास ला करके पढ़ते हैं। एक आँख को बंद करके सिर को ऊपर उठाते हैं। एक आँख से देखने में इन्हें ज़्यादा सहूलियत होती है। अक्सर आँखों को मलते रहते, बार बार आँखों को मलते रहना इनकी एक सामान्य लक्षण है। इनकी आँखों का आकार भिन्न प्रकार का होता है। हो सकता है इनकी आँखों में टेढ़ापन हो, है ना। इनकी आँखों की पलक छोटी होती है एवं आँखें लाल रहती हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहते हैं। ज़्यादा प्रकाश आने पर इनकी आँखें बंद हो जाती हैं। जब ये दूर की वस्तुओं को देखते हैं तब शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। दूर की वस्तुओं को देखने पर इनमें गजब का इनका शारीरिक एक्टिविटी जो है वो बदल जाता है। पढ़ने के समय अनुदेशन सामग्री नहीं रखते हैं। आँखों से पानी या आंसू बहते रहता है। चलते समय गलत तरीके से पैर रखते हैं, बार बार इनके पैर में चोट लगती रहेगी। इनकी आँखों में टेढ़ापन या तिरछापन होता है अथवा आँखें भारी होती हैं। ये सारे लक्षण पहचान के हैं। अब देखिए कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था हम कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके हमें सबसे पहले बेंच पर, सबसे पहली पंक्ति में ऐसे बच्चों को बैठाना चाहिए। ये सबसे पहला हो गया। इसके बाद आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड के निकट आने देना चाहिए। फिर सहायक शिक्षण सामग्री कंट्रास्ट रंगों वाली एवं बड़े आकारों और उचित अंतराल में दीवारों पर चिपकाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको आसानी से देख सकें और उसके बारे में समझ सकें। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार रखना चाहिए। सीढ़ियों पर रंगीन धारियों या विपरीत रंग का पेंट होना चाहिए, जिससे कि जब ये सीढ़ी पर चढ़ें या सीढ़ी से उतरें तो उनके पैर जो है वो सही जगह पर रखाएं। नहीं तो क्या हो सकता है कि वे सीढ़ी के पास चढ़ते उतरते समय गिर सकते हैं। शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय बोल बोल करके लिखना चाहिए। ये भी एक शिक्षकों के लिए ये सहायक हो सकता है कि ऐसे जो बच्चे क्लास में हैं वे आपकी आवाज़ सुन कर के ही चीज़ों को लिख लेंगे। स्पर्श द्वारा प्रत्यक्ष वस्तुओं का अनुभव कराना चाहिए। स्पर्श के माध्यम से बहुत ज़्यादा अगर उनमें कमजोरी है, दृष्टिबाधिता ज़्यादा है, तो फिर ब्रेल लिपि की ओर जा सकते हैं। हालांकि ब्रेल लिपि जो है वो पूर्ण रूप से जो अंधे हैं, टोटल ब्लाइंडनेस जिनमें है, उनके लिए ये व्यवस्था है और उनके लिए सामान्य विद्यालय में व्यवस्था नहीं है।
ब्रेल लिपि का उपयोग हम लोग सामान्य विद्यालय में नहीं करते हैं, उसके लिए उसकी अलग पढ़ाई होती है और उसके जो ट्रेंड शिक्षक होते हैं जो ब्रेल लिपि में पढ़ना जानते हैं खुद भी, है ना। अगर हम लोगों को दे दिया जाए तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे ब्रेल लिपि को, ब्रेल लिपि से हम लोगों का नाता नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। और ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल विद्यालय है जहाँ पे ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई होती है। साथियों को सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके जो साथी होते हैं उन्हें इस बात को समझाना चाहिए कि आप इसकी सहायता करते रहें, समय समय पर इसे जो है इंस्ट्रक्शन देते रहें, अगर ये कुछ पूछता है तो इसे बताएं, इस प्रकार से। दूसरा कैटेगरी है श्रवण बाधित बच्चे, और श्रवण बाधित बच्चों के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनमें सुनने की क्षमता कम होती है या फिर पूरी तरह से नहीं होती है। तो दो प्रकार इसमें हो सकते हैं, है ना, डीफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग। डीफ का मतलब पूरी तरह से बधिर व्यक्ति, कभी भी कुछ सुन नहीं सकते हैं, और हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि ये ज़ोर से बोलने पर सुन सकते हैं और आपके मुंह के हिलाने के तरीके से समझ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आंशिक रूप से कम सुनने वाले बच्चे वे हैं जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं। ऐसे बच्चों को जोर से की गई ध्वनि सुनाई पड़ती है। हम पहचान कैसे करेंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इनके व्यवहार में लगातार एकाग्रता नहीं रहती है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो एकाग्रता नहीं रहेगी। दूसरा है कि ऐसे बच्चे गतिविधियों के विषय में और कार्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं, ठीक है, अधिक सजग रहते हैं कि जो भी एक्टिविटी होगी उसमें ज़्यादा सजग रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ताकि इनको लगता है कि मैं सुनने में थोड़ा सा पीछे हूँ तो चीज़ों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अध्यापक के होंठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, इनके बोलने का तरीका कैसा है, और उससे वो समझने का प्रयास करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये अपने सिर को एक ओर झुकाकर या घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं। अगर इन्हें जोर से बोला जाएगा तो इस प्रकार से करके सुनने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पूछने पर अध्यापक से दोबारा प्रश्न पूछने को कहते हैं, क्योंकि इन्हें एक बार में चीज़ें सही से सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए समझ में नहीं आती हैं। एक जैसी ध्वनि के शब्दों से उन्हें प्राय भ्रम हो जाता है। लगातार अगर एक जैसे शब्द बोले जाएं तो उन्हें भ्रम हो जाता है कि क्या कहा जा रहा है। बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में बिना वजह बोलते हैं। बिना जानकारी के भी अगर वार्ता हो रही है तो बीच में बिना वजह भी बोल देंगे। शाब्दिक निर्देशनों को समझने में और अनुसरण करने में कठिनाई होती है। कक्षा में ध्वनि के स्रोत को नहीं जान पाते हैं, ध्वनि के क्या स्रोत हैं वो नहीं समझ पाते हैं। शब्दों के सही उच्चारण करने में उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि वे शब्दों को सही ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, तो जब सुनेंगे नहीं ढंग से तो फिर उच्चारण करने में भी कठिनाई होगी। बिना जानकारी के बड़बड़ाते रहते हैं, अधिक धीरे या फिर अधिक तेज बोलते हैं। इनकी भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, भाषा इनकी जो है पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है, कारण कि ये पूरी तरह से भाषा को सुन नहीं पाते हैं। कभी कभी कान दर्द की शिकायत करते हैं, तो ये कुछ लक्षण हो गए। अब देखिए श्रवण बाधितों का वर्गीकरण किया गया है, 4 प्रकार बनाए गए हैं। एक है अल्प श्रवण बाधित, ठीक है, दूसरा है मंद श्रवण बाधित, तीसरा गंभीर श्रवण बाधित, और चौथा पूर्ण श्रवण बाधित है, यानी कि पूरी तरह से डीफ, कंप्लीटली डीफ। अब है श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। तो इनकी शिक्षा के लिए विशेष संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कि ओष्ठ पठन ध्वनि, ओठों को पढ़ने की विधि जो है, और संकेत भाषा का प्रयोग करके, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके तुम्हें किधर जाना है, किधर आना है ना, जो भी हम कहें उसका साइन लैंग्वेज। तो जो पूर्णतः डीफ होते हैं, पूरी तरह से बधिर होते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। स्पर्श विधि से शरीर से विभिन्न प्रकार की गति करवाकर एवं ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग करके, जैसे उपयोगी संप्रेषण विधियों का प्रयोग प्रभावी रहेगा। यदि माइक का प्रयोग किया जाए तो माइक से ज़्यादा तेज आवाज़ निकलेगी और इन्हें ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। उसके बाद है शिक्षण तकनीक का प्रयोग। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सहायक सामग्री जैसे आकृतियाँ, चित्र, संकेत शब्द, मॉडल, मानचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है ना, यानी कि दृश्य सामग्रियों का ज़्यादा प्रयोग अगर किया जाए तो ये चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। इनके लिए कंप्यूटर अनुदेशन विधि लाभदायी है। कंप्यूटर अनुदेशन यानी कि स्लाइड के ऊपर चीज़ों को दिखा करके स्मार्ट क्लास में जिस प्रकार से पढ़ाई होती है,
तो उस प्रकार से इनका शिक्षण करवाया जा सकता है। पृथक कक्षाओं की व्यवस्था लाभदायक है, अलग से अगर इनकी कक्षा ली जाए तो ये भी लाभदायक है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, श्रवण बाधित बच्चों की अभिरुचि अभियोग्यता को ध्यान में रख करके उन्हें शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी दैनिक ज़रूरतों के अनुसार धनार्जन कर सकें, अपना पेशा बना सकें, अपना व्यवसाय कर सकें। इसके बाद है वाक दोष या वाणी बाधित। वाक दोष का क्या अर्थ है, आइए उसको समझते हैं। प्रायः हमने अपने सामाजिक जीवन में देखा है कि जिन लोगों में वाक दोष पाया जाता है उनमें ध्वनि स्थानांतरण, विचलन, विकृति एवं योग देखने को मिलता हो। जैसे कि मैं आ रहा हूँ को आ रहा हूँ, पानी को मानी, चाकू को कांचू, अमरूद को अरमुद, इस तरह से बोलते हैं और बोलते समय हकलाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ उदाहरण वाक दोष के हैं। उच्चारण बाधा होना भी एक प्रकार का वाक दोष है। वाक दोष वाले बच्चों की पहचान एवं विशेषताएं, जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता है, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा है इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती है, मधुरता नहीं ला पाते हैं ये बोलने में। इनकी बोली में आयु अनुरूप अनुकूलता भी नहीं होती है। कुछ बच्चों में श्रवण प्रक्रिया में दोष होना अथवा नाक के स्वर में बोलना, नाक से आवाज़ निकालना, क्योंकि उनमें नासिक दोष होता है। कुछ बच्चों को बोलने में तुतलाने की समस्या होती है, हकलाने की समस्या होती है, धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई होती है, रुक रुक करके बोलते हैं, लगातार बोल नहीं पाते, किसी शब्द विशेष के ऊपर अटक जाते हैं, बार बार 3-4 बार वो उसका रिपीटिशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाक दोष के प्रकार भी हैं। पहला है प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, दूसरा है हकलाना, तीसरा है आवाज़ की समस्या, चौथा है अंगीय वाणी के दोष और पांचवा है कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। अब इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करेंगे, तो वाक दोष वाले बच्चों की शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों एवं नाक कान गला विशेषज्ञों की सलाह से कार्य किया जाना चाहिए तथा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पहला है पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना। अध्यापकों को सबसे पहले ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसे बच्चों का मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे टीचर भी होते हैं जो ऐसे बच्चों को मजाक में कुछ भी कह देते हैं और इनके जो दोस्त लोग होते हैं वो तो इनका नाम ही उनके इस अवगुण के आधार पर रख देते हैं, उनके दोस्त के आधार पर नाम रख देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। यदि हम अपने समाज में देखें तो जितने भी प्रकार के दिव्यांग जन होते हैं लोग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी दिव्यांगता की वजह से बुलाते हैं और याद रखते हैं कि वो इस प्रकार से दिव्यांग है, और ये बहुत ही गलत बात है। और यदि हम बार बार उस शब्द का उच्चारण करके उस व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है। और जो बचपन में विद्यालय आते हैं और विद्यालय में अगर उनके जो पीयर ग्रुप होते हैं, उनके जो शिक्षक, उनके जो साथी समूह हैं, यदि वे उनका नाम लेकर के नहीं बल्कि उसकी दिव्यांगता को उच्चारित करके उनको बुलाते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, उनमें हीन भावना घर कर जाती है। तो शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और उन्हें प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे उत्सुकता से सीखने के लिए प्रेरित होंगे। दोष पर बल ना देना। शिक्षकों को वाक दोष वाले बच्चों को बाधित स्तर एवं मात्रा पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, अन्यथा वे हतोत्साहित हो जाएंगे और उनमें अपेक्षित सुधार नहीं हो पाएगा। उन्हें बार बार यह एहसास नहीं कराना चाहिए कि तुम्हारे अंदर यह दोष है। इसके बाद है कि सही निदान करना। किसी भी वाक दोष वाले बच्चों को शिक्षा देने से पूर्व उसकी आवश्यकता अनुसार स्तर एवं मात्रा का पता लगाकर निदान करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निदान गलत निष्कर्षों को जन्म देता है। परिणाम स्वरूप अपेक्षित सुधार के स्थान पर अनपेक्षित क्षति की संभावना हो जाती है। इसके बाद है उपयुक्त वाक अभ्यास, है ना। जो बोलने की प्रैक्टिस होती है उसे करवाना चाहिए बच्चों को। वाक दोष वाले बच्चों को समुचित एवं पर्याप्त वाक अभ्यास देना चाहिए। बच्चे के लिए कैसा अभ्यास प्रभावी रहेगा इसका पता निदान करते समय ही चल जाता है। शिक्षक को बच्चों के सामने
सही एवं गलत दोनों स्वयं बोल करके फिर बच्चों से बोलने के लिए कह करके इसका इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाना चाहिए। इसके बाद है लज्जा एवं घबराहट से बचाव। शिक्षक वाक दोष से पीड़ित बच्चों की कक्षा में लज्जा एवं घबराहट उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को दूर करें। प्रायः सामान्य कक्षाओं में इन बच्चों में कुंठा एवं अवसाद की स्थिति का जन्म हो जाता है। जहाँ तक संभव हो सके ऐसे बच्चों का पता उनके बाल्यकाल में ही लगा करके उपयुक्त उपचार कराना चाहिए। यदि उपचार शीघ्र शुरू हो जाता है, अर्ली एज में शुरू हो जाता है, तो कुछ समय के बाद उसका निराकरण देखने को मिलता है। 100% नहीं तो 80% जरूर निराकरण हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अस्थि बाधित बच्चों में। अस्थि बाधित बच्चे यानी कि जिनमें अस्थि विकलांगता होती है, से अपने हाथ से या फिर पैर से ये दिव्यांग होते हैं। तो अस्थि बाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनकी कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम रूप से हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अस्थि बाधित बच्चों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण ना होना, देख करके ही पता लग जाता है इनको। तो बैसाखियों की सहायता से चलना, शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का अनुभव करना, वस्तुओं को उठाने एवं रखने में कठिनाई का अनुभव करना, ये सब कुछ जनरल क्राइटेरिया हैं। लड़खड़ा करके चलना, चलते चलते गिर जाना, शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण का अभाव, अंगों का असामान्य होना, जोड़ों में दर्द रहना, चलने में कठिनाई का अनुभव होना या ज़्यादा ना चल सकना, नकली अंगों की सहायता लेना या उपयोग करना, ये सब कुछ लक्षण हैं जिसको हम पहचान कर सकते हैं अस्थि बाधित बच्चों के लिए। इनकी शिक्षा व्यवस्था में आप देखें कि क्या है, तो इन बच्चों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके तथा विशिष्ट अधिगम अनुभव करवा करके इनकी समस्या के अनुसार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग कर इन्हें सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब अस्थि दिव्यांगता वाले जो बच्चे हैं वे अपने हाथ या पैर से जरूर असमर्थ होते हैं, लेकिन मस्तिष्क से असमर्थ नहीं होते हैं। इनका मस्तिष्क बिल्कुल उसी प्रकार से डेवलप्ड होता है जिस प्रकार से सामान्य बच्चे का मस्तिष्क होता है, लेकिन सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण इनमें हीन भावना घर कर जाती है। अगर पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं मिला, परिवार के लोग ही अगर तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन यदि ऐसे बच्चों को परिवार से फुल सपोर्ट मिलता हो, समाज में लोग इन्हें सम्मान देते हों, इनके प्रति अनुभूति रखते हों, विद्यालय में इन्हें उचित परिवेश मिले, तो ये भी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह ही काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो बिल्कुल कर रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी वाले जो बच्चे होते हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इनका जो पहचान है, बच्चे का सिर और गर्दन जो है वो अनियंत्रित रहता है, लार हमेशा बहते रहती है, मांसपेशियों में कड़ापन या ढीलापन पाया जाता है जिसके कारण उठने बैठने में इन्हें कठिनाई होती है। बात करते समय मुखाकृति असामान्य हो सकती है, मुख की जो आकृति होती है वो टेढ़ी हो जाती है, वो अलग अलग आकार में चली जाती है। बच्चों में असहज चाल देखने को मिलता है, जैसे कैंची नुमा चाल, लगता है जैसे कि झूल झूल करके चल रहे हों, पैर फैला करके चलना, वह अवांछित शारीरिक स्थिति या असंतुलन हो सकता है। शकल गामक कौशल जैसे बैठना, चलना, कूदना, चढ़ना, झुकना आदि में बच्चों में कठिनाई हो सकती है और ये बच्चे खेल की गतिविधि से दूर रहेंगे। ऐसे बच्चे खेल की गतिविधि जिसमें ज़्यादा दौड़ भाग होती है उससे दूर रहेंगे। सूक्ष्म गामक कौशल जैसे कंघी करना, ब्रश करना, सुई में धागा डालना, बटन लगाना, हाथों से भोजन करने में समस्या देखने को मिल सकती है। लिखने में भी कठिनाई हो सकती है, बच्चों को झटका आ सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ लक्षण हो गए। अब इनकी शिक्षा व्यवस्था इन बच्चों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके तथा अधिगम अनुभव करवा करके समस्या के अनुसार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग कर सामान्य बच्चों की तरह इन्हें भी प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन अर्ली स्टेज में होना जरूरी है, और यदि अर्ली स्टेज में हो जाता है तो इनकी समस्या का निराकरण हो सकता है। लेकिन 100% क्योर नहीं होते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं 80% लगभग सही हो सकते हैं। अब देखिए बहुल बाधित बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से ग्रसित होते हैं, इन्हें बहुल बाधित कहा जाता है। बहुल बाधित, बहु निःशक्तता। तो बहुल बाधित बच्चों की
जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो किस प्रकार से होगी। इन बच्चों की समस्या और बाध्यता के प्रकार के आधार पर इन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इन्हें विभिन्न कौशलों के विकास की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब मानसिक रूप से भी विभिन्न बच्चे होते हैं, जैसे सृजनात्मक बच्चे, मानसिक मंदता वाले बच्चे और मानसिक बीमारी वाले बच्चे। तो 3 कैटेगरी मानसिक रूप से भिन्न बच्चों की होती है। सृजनात्मक बच्चे यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और समझ करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना इन्हें आता है। साथ ही साथ कुछ नया नया क्रिएट करते रहते हैं, इनमें क्रिएटिविटी कूट कूट करके भरी होती है। देखिए, सृजनात्मक बच्चे, प्रत्येक बच्चे अपने आप में अनूठा होता है। सृजनात्मक बच्चों की पहचान भी शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे बच्चे कल्पनाशील, लीक से हटकर के कार्य करने वाले होते हैं। नए विचारों का सृजन करना एवं तर्क करना इनकी पहचान हो सकती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि ये बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा तुरंत किसी भी कार्य को कर लेते हैं और अन्य बच्चों के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। अतः शिक्षक इनकी पहचान कर इनका उपयोग अन्य बच्चों को मदद करने में कर सकते हैं। सृजनात्मक बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अध्यापन में विषय वस्तु को अन्य संदर्भों में बदल करके प्रस्तुत करना चाहिए। शैक्षिक गतिविधि के आयोजन में इनकी सहभागिता लेनी चाहिए, इनका सलाह भी लेना चाहिए। इनके किए गए कार्यों या नवाचारों की पहचान करके उसकी सराहना करनी चाहिए, है ना। बराबर सराहना उन्हें देना जरूरी है। मोटिवेशन जितना ज़्यादा हम देंगे उनका ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट होगा। इन्हें चुनौतीपूर्ण एवं परियोजना कार्य का दायित्व भी दिया जा सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं करने के लिए और ऐसे बच्चे करके लाते भी हैं। इसके अलावा मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी दैनिक कार्यों को करने की जो क्षमता होती है उनकी आयु के अनुरूप नहीं हो पाती है, उन्हें मानसिक मंद बच्चे कहा जाता है। इनकी विशेषताएं देख लें। बच्चे का सामान्य आयु समूह के बच्चों की तुलना में बौद्धिक स्तर कम होता है, पहला हो गया। दूसरा है कि बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियां लगातार कम होते जाना, शैक्षिक उपलब्धि लगातार घटते चला जाना। तीसरा है वास्तविक वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण पर बहुत अधिक निर्भर रहना। चौथा, एकाग्रता का अभाव रहता है, ऐसे बच्चे ज़्यादा एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसके बाद स्मरण शक्ति की अवधि भी कम होना, किसी चीज़ को अगर रट करके याद भी कर लेंगे तो उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसके बाद संप्रेषण काफ़ी सीमित दायरे में होता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति ये पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, खुल करके नहीं कह पाते हैं, सीमित दायरे में होता है इनका। बार बार दोहराने और अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे बच्चों के लिए। फिर सामूहिक गतिविधियों में पहल नहीं करते हैं, ये सामूहिक गतिविधि में नहीं जाते हैं, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रायः ध्यान इधर उधर और उखड़ा हुआ होता है। सूक्ष्म गामक कौशलों में ये पिछड़ जाते हैं। सूक्ष्म गामक कौशल जैसे लिखना, पेंट करना, है ना, ब्रश करना, सुई में धागा लगाना, तो इस तरह के जो उदाहरण हम देखते हैं सूक्ष्म गामक कौशल के, उसमें इनको कठिनाई होती है। अपनी दैनिक क्रियाओं जैसे शौच की आदतें, नहाना, कपड़े पहनना, स्वयं को स्वच्छ रखने में एवं सामान्य घरेलू कार्य करने में असमर्थता या फिर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दिए गए निर्देश को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि आप इंस्ट्रक्शंस दे दोगे क्लास में कि ऐसे ऐसे करना है, तो जो ऐसे मानसिक मंदता वाले बच्चे होंगे उन्हें इन चीज़ों को समझने में कठिनाई महसूस होती है। बच्चों में असामान्य व्यवहार जैसे स्वयं को काटना, उग्र होना, स्वयं को व दूसरों को चोट पहुंचाना, ये भी देखने को मिल सकता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की पहचान मंगोल बच्चे जैसे आंखें तिरछी, नाक चिपटी, कान छोटे छोटे, शरीर काफ़ी भारी, कद छोटा, गर्दन छोटी एवं चौड़ी, हाथ छोटा, उंगलियां छोटी, ये सब देखने को मिलता है। तो इनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है? ऐसे बच्चों को सभी कार्यों के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है ना, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें प्रेरित करके दैनिक कार्यों में स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता होती है। इनके जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें स्वावलंबी यानी कि खुद से करने का जो क्षमता होना चाहिए उसका विकास करना बहुत ज़रूरी है। छोटे निर्देशों द्वारा सिखाने की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे निर्देश दे करके उन्हें सिखाने की ज़रूरत होती है। यदि एक ही बार सारे निर्देश दे दिए जाएंगे तो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कौशल विकास करके इन्हें सीखने सिखाने में मदद करना चाहिए। इसके बाद सरल से कठिन, अज्ञात से ज्ञात, पूर्ण से अंश विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। जो एकदम बेसिक विधियां हैं उसके द्वारा सिखाना चाहिए। अब इसके बाद है मानसिक बीमारी से ग्रस्त बच्चे।
ऐसे बच्चे जो शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक कारणों से मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, इनकी मानसिक चिकित्सा उपरांत समाधान हो जाता है। तो देखिए विशेषताएं क्या है, सोचने में, समझने में, व्यवहार में अथवा तीनों में परिवर्तन दिखाई देता है। सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, इस प्रकार से। बच्चों में अनावश्यक चिंता व घबराहट हो सकती है। डर उनमें ज़्यादा होता है, किसी से भी डर जाएंगे, भागने लगेंगे या फिर डर के कारण किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। बच्चों में नींद एवं भूख की समस्या कम या ज़्यादा हो सकती है। या तो बहुत ज़्यादा सोएंगे या तो बहुत कम सोएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे या फिर बहुत कम खाएंगे, इस तरह की समस्या। बच्चे मरने या घर छोड़ने की बात दोहरा सकते हैं। इस तरह की बातें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त बच्चे होते हुए घर से भाग जाते हैं बार बार। बच्चे में व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव हो सकता है, अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। बच्चे का अनपेक्षित व्यवहार, जैसे जोर से चिल्लाना, अचानक से हंसने लग जाना, अचानक से रोने लग जाना या किसी एक जगह को घूरते रहना, बिना कारण के डर जाना, संदेह करना आदि हो सकता है। अब ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसे हम देंगे? तो इस प्रकार के बच्चों के लिए सकारात्मक सोच एवं वातावरण निर्माण द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। हालांकि ये कागजी बातें हैं, ऐसे बच्चे अभी भी शिक्षा से दूर रह जाते हैं, क्योंकि इनका टोटल ट्रीटमेंट पहले ज़रूरी है। यदि टोटल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना असंभव है, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर क्लास में आते हैं तो अपने साथ साथ ये पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था इससे बाधित होती है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो इनका टोटल ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट के पश्चात इन्हें एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए इनकी शिक्षा के लिए। अब देखिए सामाजिक रूप से भिन्न बच्चे हैं। अब यहाँ पे सामाजिक रूप से भिन्न बच्चों में भी कुछ प्रकार हैं, जैसे वंचित बच्चे। यहाँ वंचन का अर्थ है अपेक्षित शैक्षिक अवसरों की कमी, ना कि किसी समूह की सदस्यता के अनुभवों में कमी। इसमें परिवेश अनुभव प्रमुख होने के कारण बच्चों के विकास पर सीधा किंतु निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए वंचित बच्चों की जो पहचान होगी, निम्न महत्वाकांक्षा। इनमें महत्वाकांक्षा ही नहीं रहेगी कि मुझे पढ़ लिख करके कुछ आगे करना है। अपने जीवन में ये पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देते हैं। निम्न शैक्षिक उपलब्धि, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो शैक्षिक उपलब्धि भी निम्न होगी। भ्रमणकारी, जो भी ऐसे घुमंतु जनजाति हैं जैसे नट, गुलगुलिया इत्यादि, जो इधर से उधर होते रहते हैं, अपना जीवन पूरी तरह से खानाबदोश जीवन बिताते हैं, तो ऐसे बच्चों को अपने घर परिवार के साथ इधर से उधर जाते रहना पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इनकी शिक्षा प्रभावित होती है। संदर्भित जनजाति, इसके बाद पिछड़े जाति श्रमिक परिवारों के बच्चे। ये बच्चे मुख्य रूप से अपने परिवार के पालन पोषण में बचपन से ही लग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ यही है, गरीबी। तो वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना काफ़ी दुरूह हो जाता है। ये कागज़ पर लिख देना बहुत आसान है कि ऐसी शिक्षा जो समाज एवं संस्कृति के विशिष्ट संदर्भ में वंचन से प्रभावित बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार के उपयुक्त अवसर दे सके। इस दिशा में पर्याप्त शोध तथा अध्ययन अपेक्षित है। इस दिशा में अभी तक काम नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार करने की संभावना अपेक्षित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे आज के इस क्लास में। बाकी के जो और भी टॉपिक बचे हुए हैं उससे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।